हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आपका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की। आज डेट क्या है? 1 अप्रैल। आज 1 अप्रैल तारीख है और 1 अप्रैल को इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन सबके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, फिर देखेंगे विदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहली न्यूज देखते हैं बिना किसी देरी के। पहली न्यूज किसके बारे में होने वाली है? इंडियन एयरफोर्स के बारे में होने वाली है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के बारे में होने वाली है। तो 1 अप्रैल 1933, 1 अप्रैल 1933 को क्या हुआ था? 1933 को क्या हुआ था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले स्क्वाड्रन का गठन, रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले स्क्वाड्रन का गठन हुआ था। देखिए अगर यहाँ पे क्या लिख रहा है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, तो आप सोच रहे होंगे एयरफोर्स का नाम तो इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, नाम तो उसका भारतीय वायुसेना है ना, इंडियन एयरफोर्स है। तो यहाँ पे फिर रॉयल इंडियन एयरफोर्स को लिख रहा है। देखिए ये हो रही है बात आजादी से पहले की, 1933 की बात हो रही है। ठीक है, तो आजादी से पहले हमारी जो एयरफोर्स थी उसका गठन किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ की अगर आप अभी भी किसी आर्मी या नेवी का नाम देखोगे, एयरफोर्स का नाम देखोगे, उसके आगे रॉयल लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी या फिर आर्मी थी या फिर नेवी थी, उसके आगे भी रॉयल लगा हुआ था। फिर जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद हमने रॉयल शब्द जो है इसको हटा दिया। हमने रॉयल शब्द को कब हटाया? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पास हुआ था उसी दिन हमने क्या किया, इसके आगे से रॉयल शब्द हटा के और इंडियन एयरफोर्स इसको कर दिया था। ठीक है ना। अच्छा, वैसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स या फिर जो भारतीय वायुसेना थी, है ना, रॉयल भारतीय वायुसेना, इसका गठन कब हुआ था? वैसे कब गठन हुआ था? नाम तो हमने बदला 26 जनवरी 1950 को, लेकिन गठन कब हुआ था ये भी हमको पता होना चाहिए। इसका गठन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन हुआ था। अब समझते हैं कि ये जो न्यूज है इस पे आ जाते हैं। 1 अप्रैल 1933 को क्या हुआ था? पहले स्क्वाड्रन का गठन हुआ था। पहला स्क्वाड्रन का गठन हुआ था, जिसमें से 4, इसमें मतलब 4 तो क्या थे? 4 तो इसमें प्लेन्स थे, है ना, और 5 पायलट्स थे इसमें। ठीक है, स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है? एक पूरी टीम जो बना दी जाती है उसको स्क्वाड्रन कहते हैं। ठीक है, जो पूरी एक टीम बना दी जाती है, एक जैसे एयरक्राफ्ट की या एक जैसे आपके जो भी प्लेन हो, है ना, एयरफोर्स के पास जो भी प्लेन हो, जब उसकी एक जैसी टीम बना देते हैं। जैसे अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं तो उसमें क्या बोलते हैं? पलटन बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे एक जैसे पूरी एक टीम बन जाती है, एक जैसे लोगों की, एक बटालियन से जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? पलटन कहते हैं। तो यहाँ पे जब एक जैसी टीम बन जाती है, एक जैसे लोगों की, एक जैसे उसमें एयरक्राफ्ट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्क्वाड्रन। ठीक है ना, कुछ अलग अलग भी होते हैं, मतलब पूरा ऐसा होना चाहिए। एक स्क्वाड्रन ऐसा होता है कि कोई भी लड़ाई हो तो वो हर स्थिति के लिए तैयार रहे, उसको किसी और के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। तो जो पहला स्क्वाड्रन बनाया गया था भारत का, वो कब बनाया गया था? जो इंडियन एयरफोर्स थी या फिर रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, उसका 1 अप्रैल 1933 को, आज के दिन उसको बनाया गया था। तो उसी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि पहला आज का दिन जो स्क्वाड्रन बनाया गया था। अब अगर बात करें प्रेजेंटली, बात करें अगर थोड़ा सा प्रेजेंटली देख लेते हैं, ये जो इंडियन एयरफोर्स है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो हमने देख लिया। इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को अंग्रेजों के द्वारा। और इसको हमने जो रॉयल शब्द था या फिर इंडिया का इंडियन एयरफोर्स, इसको कब बनाया? 26 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब हमको ये पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है। न्यू दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहां पे इसके हेडक्वार्टर है। और अगर कोई आपसे पूछे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब जो हेड करते हैं इसको, किसको? इंडियन एयरफोर्स को जो हेड करते हैं उस पोस्ट का नाम क्या है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वो कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल विवेक कुमार चौधरी। कौन? विवेक कुमार चौधरी। ठीक है, कौन? एयर चीफ मार्शल, इनकी पोस्ट है एयर चीफ मार्शल विवेक कुमार चौधरी, ये इनका नाम है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? ये एयरफोर्स के बारे में हो गया। आज के दिन क्या घटना हुई थी या फिर क्या बोलो क्या हुआ था आज के दिन एयरफोर्स में? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो है उसमें पहले स्क्वाड्रन का गठन हुआ था, जिसमें 4 तो प्लेन थे और 5 क्या थे? 5 में पायलट्स थे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये न्यूज होने वाली है किसके बारे में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में आप सबने सुना होगा, क्या होता है आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरबीआई होता क्या है, कैसे कैसे इसको बनाया गया था। तो 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आज के दिन बनाया गया था, आरबीआई को। देखिए आरबीआई क्या है, अगर एक शॉर्ट वे में बताऊं मैं आरबीआई क्या है, तो ये है बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट मतलब जो नॉर्मल अलग से बैंक होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक मतलब जो सरकार के अंडर आते हैं, चाहे कैसा भी बैंक हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सब जो है आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। इनकी सब जो चीजें देखी जाएगी, है ना, इनमें क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, ये सब चीज, ये कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, ये सब चीज जो है आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में, जैसे महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और बाकी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, ये सब जो कौन करता है, मॉनिटर करता है या फिर देखता है, देख रेख करता है, वो किसके द्वारा होती है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक, क्या है, सेंट्रल बैंक या फिर केंद्रीय बैंक, हिंदी में केंद्रीय बैंक और इंग्लिश में सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आपसे कोई पूछ ले, या फिर भारत का केंद्रीय बैंक आपसे कोई पूछ ले, तो क्या है, आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज के दिन 1 अप्रैल और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुआ था, गठन हुआ था इसका, ठीक है, इसको बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आज के दिन, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले इसको नेशनलाइज कब किया गया था, ठीक है, इसको, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, इसको बनाया गया था, लेकिन अभी क्या है ये, अभी ये सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक नहीं बना है भारत का, ये अभी केंद्रीय बैंक नहीं बना, क्योंकि आजादी से पहले की बात चल रही है ना। तो इसको जो भारत के अंदर लिया गया था, क्योंकि अभी तो अंग्रेज इसके द्वारा काम कर रहे हैं, काम ये भी वही कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज के अंडर ये काम हो रहा है। अब इसको कहां लाया जाएगा, अब इसको भारत सरकार लेके आएगी, कब, आजादी के बाद। तो कब लाया गया, 1949 में, 1949 में इसको भारतीय सरकार द्वारा अपने अंडर लाया गया, 1 जनवरी 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। अब ये क्या बन गया, भारत का केंद्रीय बैंक या फिर सेंट्रल बैंक बन गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछ ले इसके गवर्नर कौन है ना, प्रेजेंटली इसके गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो ये याद रखिएगा आप, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा कि जो आरबीआई है इसका गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसको नेशनलाइज कब किया गया था, ठीक है, इसको भारत के अंदर कब लाया गया था, वो क्या था, 1 जनवरी 1949। इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी अगर आरबीआई के बारे में पूछा जाएगा। बाकी ये पूछा जाएगा अगर कि बैंक ऑफ ऑल बैंक्स किसको कहते हैं, मतलब जितने भी बैंक है भारत के अंदर उनको ऑपरेट कौन करता है, तो आरबीआई पूछा जाएगा। पूछा जाएगा केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई, है ना। पूछा जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कौन लेके आता है, तो आरबीआई। तो ये सब क्वेश्चन है जो आरबीआई के रिलेटेड पूछे जाते हैं। और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो थोड़े डीप में चले जाएंगे हम अगर आरबीआई के बारे में पढ़ते पढ़ते तो पूछे जाएंगे। तो जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे सारा कुछ इसके बारे में बताएंगे। बाकी आपको ऊपर से ओवरव्यू सारा मैंने आरबीआई के बारे में दे दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो हमारा एक राज्य है उड़ीसा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन उसको बनाया गया था, ठीक है, इसको उड़ीसा को बनाया गया था 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। तो उड़ीसा जो आपका राज्य है उसको क्या बनाया गया, आज के दिन एक अलग राज्य बनाया गया, बिहार जो हमारा राज्य है उससे अलग करके। तो 1 अप्रैल 1936 से पहले बिहार और जो आपका उड़ीसा ही एक हुआ करते थे, लेकिन इनको आज के दिन क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया दोनों को, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग राज्य बन गए, कौन कौन से, बिहार और उड़ीसा, समझ गए आप। उसके बाद अगर हम बात करें तो अलग करने के बाद अभी क्या बन गया, ये बन गया था प्रोविंस ऑफ उड़ीसा, ठीक है, क्योंकि अभी आजादी से पहले की बात हो रही है। तो अभी ये क्या है, अब ये राजाओं के अंदर है, ठीक है, अभी ये राजाओं के अंदर आ रहा है क्या, उड़ीसा जो है। हालांकि तो ये अंग्रेजों के अंदर ही रहा है, लेकिन राज इसके ऊपर कोई राजा कर रहा है, ठीक है, राज इसके ऊपर कोई राजा कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, जब हमारा क्या होगा, देश आजाद हो जाएगा, तो उसके बाद ये क्या होगा, ये साइन कर लेगा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको, और ये क्या बन जाएगा, भारत का हिस्सा बन जाएगा। आज ही के दिन उड़ीसा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज के दिन उड़ीसा को एक नया राज्य बनाया गया था। तो इस वजह से अगर आपसे कोई पूछ ले कि उड़ीसा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब किया जाता है उड़ीसा डे सेलिब्रेट, उड़ीसा डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था, क्यों किया जाता है उड़ीसा डे सेलिब्रेट, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा डे सेलिब्रेट
किया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले इनको अलग क्यों किया गया था, है ना, इनको अलग क्यों किया गया था। देखिए अभी तो हम आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, आजादी से पहले की बात करो या बाद की बात करो, ठीक है, 90% केसेस में जो भारत के अलग अलग प्रोविंस या फिर अलग अलग राज्य अलग अलग टूटे हैं, है ना, या फिर क्या हुआ है, अलग अलग स्टेट्स बनी है, राज्य बने हैं, वो बने हैं किस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के उस पे, ठीक है, जो भाषा वहां पे बोली जाती है इसके उस पे, है ना, इस बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब जो वहां पे भाषा बोली जाती है, तो बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। तो इसी बेसिस पे, क्योंकि उड़ीसा में एक अलग भाषा बोली जाती थी, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया, एक अलग राज्य बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, जब आप अपना राष्ट्रीय गान, हम अपना राष्ट्रीय गान देखते हैं तो वहां पे लाइन आती है ना, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, वहां पे एक उत्कल नाम से भी जगह का नाम आता है, उत्कल, ठीक है। तो जो उत्कल नाम से जगह का नाम आता है वो उड़ीसा का ही जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा का ही पुराना नाम क्या है, उत्कल, ठीक है। अगर आप मतलब अगर आप पूरी अपनी वो पढ़ोगे, क्या बोलते हैं उसे, राष्ट्रीय गान को देखोगे तो वहां पे बहुत सारी जगहों का नाम आता है। वहां पे क्या है, वो पूरे भारत का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसमें से कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान के पास है, लेकिन जब ये हमारी राष्ट्रीय गान बनाई गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, उस समय तो हमारा हिस्सा था वो, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, तो इसी वजह से क्या है, उस सब जगहों का नाम क्या है हमारी राष्ट्रीय गान में आता है। तो वहां पे एक नाम आता है उत्कल, ठीक है, उत्कल जो नाम आता है वो उड़ीसा का ही नाम है, ठीक है, वहां पे उड़ीसा का ही जिक्र किया गया है। और अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो क्या पूछ सकते हैं आपसे, अगर प्रेजेंट डे की बात होगी तो, कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो क्या है, भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। और आपसे पूछ ले कोई कि यहाँ के गवर्नर कौन है, सॉरी गवर्नर ही, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर के बाद देखेंगे, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नवीन पटनायक। कौन है चीफ मिनिस्टर यहाँ के, नवीन पटनायक। और गवर्नर आपसे कोई पूछने लगे तो गणेशी लाल। गवर्नर मतलब क्या होता है, देखिए चीफ मिनिस्टर मतलब हो गया जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, और गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, उड़ीसा स्टेट के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और बात कर ले इसके बारे में, तो उड़ीसा के बारे में और आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, ये पूछ सकते हैं। तो राज्यसभा की इसमें 10 सीट आती है, राज्यसभा की 10 सीट आती है और लोकसभा की 21 सीट आती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया उड़ीसा के बारे में सारा कुछ, ठीक है। तो आज के दिन उड़ीसा डे मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन उड़ीसा को एक नया राज्य बनाया गया था बिहार से अलग करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अलग भाषा बोली जाती थी, उड़िया, ठीक है। इसी वजह से इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर इसको अलग कर दिया गया था। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन इनका जन्म हुआ था। तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं अभी देखेंगे, जब न्यूज देखेंगे। 1 अप्रैल 1937 1937 को क्या हुआ था, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद हमीद अंसारी का जन्म हुआ था। तो आज के दिन हमीद अंसारी जी का जन्म हुआ था। तो अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, क्योंकि देखिए अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो इस वजह से मृत्यु का तो कुछ है नहीं, तो अभी तो इनका जीवन काल चल रहा है। तो जन्म कब हुआ, 1 अप्रैल 1937, ठीक है, 1937 इनका जन्म हुआ है। तो इनके बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे। इससे पहले इन्होंने क्या क्या, इनका जो जीवन है उसके बारे में अगर बात करूं तो ये भारत के आईएफएस ऑफिसर थे। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, जो भारत के राजदूत बन के बाहर जाते हैं ना, अलग अलग राज्यों, अलग अलग राज्य नहीं, अलग अलग देशों में जो भारत का पक्ष रखने के लिए जो जाते हैं, जो भारत का दूतावास होता है वहां पे जो जाते हैं। हालांकि पहले नीचे पोस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होकर राजदूत बन जाते हैं। स्टार्टिंग से ही राजदूत नहीं बनते, जब ये एग्जाम क्रॉस कर लेते हैं और आईएफएस बन जाते हैं। एग्जाम कौन सा क्रॉस करते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला जो एग्जाम, उसको क्रॉस करके जिससे आईएएस बनते हैं, ठीक है। और आपके क्या बनते हैं, आईपीएस वगैरह बनते हैं, उसी से आईएफएस भी बनते हैं। तो सबसे ऊपर आईएएस होता है, दूसरे नंबर पे आईएफएस होता है, तीसरे नंबर पे आईपीएस होता है, ठीक है। तो जो आईएफएस बन जाते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या किया जाता है, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए बाहर भेजा जाता है, जो भारत के दूतावास अलग अलग देशों में होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या थे, आईएफएस ऑफिसर थे भारत के। तो इन्होंने एज अ भारत आईएफएस ऑफिसर या फिर भारत के राजदूत कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है। तो इनके काम की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये कहां पे रहे, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भारत के एम्बेसडर बन के रहे, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। कब से कब तक, 1976 से 1980 तक, 1976 से 1980 तक। और ये कहां पे,
और ये यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे। भारत के यूएन मतलब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब देखो जब अलग अलग देशों में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो अलग अलग देशों में आईएफएस ऑफिसर जो है भारत का पक्ष रखते हैं, रिप्रेजेंट मतलब करना मतलब भारत का पक्ष रखना, पक्ष रखते हैं, उसको एम्बेसडर कह देते हैं या हिंदी में राजदूत कह देते हैं, ठीक है ना। पर जब कहां पे यूएन संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में जाके बैठते हैं, फिर किसी भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के में जाके बैठते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन में जाके बैठते हैं, तो उसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे भी इनका काम क्या है, यहाँ पे भी इनका काम भारत का पक्ष रखना है। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में। तो ये भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र में। कब से कब तक, 93 से 95 तक, 1993 से 95 तक। अगर उसके बाद बात करें, उसके बाद ये रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद कौन बन गए, भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने, 13वें वाइस प्रेसिडेंट बने भारत के। कब से कब तक रहे भारत के वाइस प्रेसिडेंट, 13th वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, 13th वाइस प्रेसिडेंट रहे। कब से कब तक रहे भारत के वाइस प्रेसिडेंट, 2007 से 2017 तक, ठीक है, 2007 से 2017 तक ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद इनके बाद फिर वेंकैया नायडू बन गए थे, वो भी हट गए वेंकैया नायडू। तो कौन से रहे, 13th वाइस प्रेसिडेंट रहे भारत के। कब से कब तक, 2007 से 2017 तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, जो हमारा वो है संविधान है, उसमें अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 63 में आते हैं इनके बारे में। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, पूरा संविधान पढ़ाया जाएगा, उसमें इनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, बहुत सारी ताकत जो इनके पास होती है, ठीक है। जब राष्ट्रपति नहीं होते अपने वहां पे, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति वहां पे बैठते हैं, उनकी पोस्ट को संभालते हैं, ये सब सारा कुछ आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा। 63 से इनके आर्टिकल शुरू होते हैं, जहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल 63 या फिर अनुच्छेद 63 में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक राष्ट्रपति होने चाहिए भारत के पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन जो विदेश के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, तो क्या घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल 1976 को क्या घटना हुई थी। आज के दिन एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी। एप्पल जो कंपनी है ना, मोबाइल बनाती है, आईफोन आपने देखा होगा, आईफोन 12, आईफोन 11 ऐसे करके किसके आते हैं, अभी आईफोन 14 चल रहा है लेटेस्ट में, किसके, एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं, एप्पल की स्मार्ट वॉच आती है ना, ईयरबड्स आते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, वो आते हैं। ये सब चीजें कहाँ किसकी आती है, एप्पल की आती है। टैबलेट्स वगैरह आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, पीसीज आते हैं, किसके, एप्पल के। तो वो वाली जो कंपनी है एप्पल, उसका आज के दिन गठन हुआ था, ठीक है। उसका आपको इसका चिन्ह ऐसे करके ऐसे शेप बना हुआ है, हल्की सी यहाँ से बाइट खबी हुई है ऐसे करके, नहीं है, वो एप्पल का चिन्ह बना हुआ है। वो कौन सा, वो उसी कंपनी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो कब हुआ था इसका गठन एप्पल का, 1 अप्रैल 1976, 1 अप्रैल 1976 या फिर 1976 में क्या हुआ था, एप्पल का गठन हुआ था। अच्छा, किसने इसका गठन किया था, इसका गठन किया गया था स्टीव जॉब्स के द्वारा। देखिए 3-4 नाम है यहाँ पे, लेकिन सबसे फेमस नाम जो है वो स्टीव जॉब्स का है, ठीक है, स्टीव जॉब्स का है। हालांकि ये 3-4 लोग थे जिन्होंने साथ में मिलकर किया था, अकेले ने कंपनी शुरू नहीं करी थी, लेकिन जो सबसे फेमस नाम यहाँ पे आता है वो स्टीव जॉब्स का आता है। अगर उसके बाद भी अगर आपसे कोई पूछ लेते कौन, रोनाल्ड वेंग, कौन, रोनाल्ड वेंग, ठीक है। और तीसरा नाम अगर आपसे कोई पूछ ले, तीसरे कौन थे, तो थे आपके स्टीव वंजिक, कौन, स्टीव वेंजिक, ठीक है। तो ये 3 नाम थे। हालांकि सबसे फेमस नाम कौन सा है, स्टीव जॉब्स है, ठीक है। तो ये तो आप याद रखिएगा, अगर कोई और नहीं याद रहता है तो स्टीव जॉब्स, ठीक है। ये कौन थे, ये तीनों थे जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, फाउंड किया था, ठीक है। फाउंड मतलब बनाया था। बनाया कब था, 1 अप्रैल 1976, 1976 में, ठीक है। इस समय पे ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है पैसे के मामले में, ठीक है। 2022 के रिकॉर्ड की अगर बात करें, तो जो सबसे ज्यादा पैसे पूरे दुनिया में कमा रही है कंपनी, उनमें सबसे टॉप पे कौन सी आती है, एप्पल आती है। और वैसे अगर अमेरिकन कंपनीज की बात करें, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब जो अलग अलग देशों में जिसके हेडक्वार्टर होते हैं, जैसे है तो ये अमेरिका की कंपनी है ना, है तो ये अमेरिका की कंपनी, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में इसके क्या है, अलग अलग कंट्रीज में इसके ऑफिस खुले हुए हैं। जैसे अब जो है आईफोन 14 जो है और आईफोन 13 जो था, वो भारत के अंदर भी क्या हुआ था, असेंबल हुआ था। तो इसने अपना ऑफिस कहाँ है, भारत में भी खोला, ठीक है। हालांकि अपना ऑफिस नहीं खोलती है और कंपनीज को हायर करती है सर्विसेज के लिए, वो इसके आईफोन को जो है असेंबल करते हैं। हाँ, लेकिन इंडिया में भी अब एप्पल की प्रेजेंस है। पहले चाइना में थी, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना से अलग अलग जो देशों में शिफ्ट हो रही है, वियतनाम में हो रही है और भारत में हो रही है और भी आसपास के देशों में हो रही है, ठीक है। तो अब ये एप्पल जो कंपनी है, ये भारत के अंदर भी आ चुका है। अगर आपसे कोई पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पे पड़ता है, कैलिफोर्निया पड़ता है आपका यूएसए, मतलब अमेरिका में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया, ये जितनी भी न्यूज आज मैंने कवर करी है, तो आपको क्या करना है, जो चीज आपको समझ में नहीं आई उसको ये वीडियो देखेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे सर हमारी ये समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई, तो उसको भी आप करेक्ट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।